इस पे क्या कर लेंगे, जो नेक्स्ट इससे पहले हमने पढ़ा था टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आज उसमें न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा सिर्फ टॉर्क का ही नहीं रहेगा, हमारा जो इससे पहले भी कंसेप्ट पढ़ा था उन सब पे रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था, शायद आई थिंक इसके केसेस भी पढ़े थे, केसेस भी हम, हाँ ये केसेस तो न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा क्या रहेगा। मान लीजिए आपके पास क्या गिवन है, आपके पास एक डाइपोल है, एक चीज आपके पास मान लीजिए और सपोज टू गिवन है डाइपोल, आपके पास एक डाइपोल है, ठीक है। इस डाइपोल को क्या किया मैंने, इसके चार्ज मान लीजिए +2 नैनो कूलम और ये क्या आएगा -2 नैनो कूलम, क्योंकि एक पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरा आपके पास क्या आने वाला है सर, -2 नैनो कूलम, ठीक है सर। तो सपोज दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 10 एंगस्ट्रॉम, कितना सर 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और आपको मालूम है सर हाउ मच इज 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10 रेज़ पावर -10 मीटर, 10 रेज़ पावर -10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बोला गया कि ये हमने इस डाइपोल को मान लीजिए इसको हमने किया इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है, जिसकी इंटेंसिटी मान लीजिए उसका मैग्नीट्यूड आपके पास गिवन है, इट्स इक्वल 4 × 10 रेज़ पावर 6 न्यूटन पर वोल्ट, ठीक है। तो बता दीजिए कि आपके पास मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा इसमें, वो कितना होगा, मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, ठीक है। सो कैसे कैलकुलेट करें, शाबाश, हाउ वी कैन फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क। तो पहले तो हमने कल इससे पहले सीखा था कि हमारे पास जो टॉर्क होता है सर टाउ, ये किसके बराबर होता है सर, इसका मैग्नीट्यूड, वो आएगा P क्रॉस E का मैग्नीट्यूड, है ना सर, P क्रॉस E का मैग्नीट्यूड। तो यू विल से दैट P क्रॉस E का मैग्नीट्यूड आएगा PE sin ऑफ थीटा, ये आएगा ना सर, ठीक है। अब P मुझे निकाला, P का मतलब क्या सर, डाइपोल मूवमेंट। तो कैसे निकालेंगे डाइपोल, आप यहाँ पे लिखोगे सर, जो डाइपोल मूवमेंट हमारे पास है P, वो किसके बराबर आने वाली, 1 ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना सर। तो चार्ज दोनों में से एक बता दो क्या है, 2 नैनो, 2 नैनो का मतलब 10 रेज़ पावर -9, ठीक है ना। अच्छा डिस्टेंस कितनी है इनके दरमियान, 10 एंगस्ट्रॉम, तो 10 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10 × 10 रेज़ पावर -10, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 रेज़ पावर -10, एक नैनो होता है बराबर 10 रेज़ पावर -9, इसी तरह आपके पास एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 रेज़ पावर -10। जरा इसको कैलकुलेट कर दो, यू विल से दैट ये आ जाएगा आपके पास 2 × सर -9 -10 कितना हुआ, -90, -90 और +1 -18, फिर राइट 10 रेज़ पावर -18, आंसर क्या आएगा, कूलम मीटर, निकला डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी सर हमारे पास गिवन है, अब मुझे क्या थीटा निकालना है, लेकिन पूछा क्या गया, मैक्सिमम टॉर्क। अगर आपको याद होगा इससे पहले हमने केसेस पढ़े थे कि मैक्सिमम टॉर्क तब आता है जब आपके पास, मैक्सिमम टॉर्क तब आता है आपके पास जब थीटा का वैल्यू कितना होगा सर 90, ये टॉर्क आपके पास क्या होगा सर, ये वैल्यू इट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। सो आप यहाँ पे फाइंड कर लेंगे फिर। सो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क जो होगा ना सर, मैक्सिमम टॉर्क इट विल बी इक्वल P का वैल्यू क्या निकला सर, 2 × 10 रेज़ पावर -18, शाबाश। P का वैल्यू 4 × 10 रेज़ पावर 6, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा का वैल्यू 90 और ये आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि sin 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा का वैल्यू क्या होगा सर 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, तो sin ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा सर 1, sin थीटा तब 1, क्योंकि थीटा का वैल्यू अब 90 डिग्री। सो पुट द वैल्यू, सो आपके पास क्या आएगा 8 × -18 तो 10 रेज़ पावर -12, आंसर क्या आएगा न्यूटन मीटर। क्यों न्यूटन मीटर आएगा, टॉर्क का, क्योंकि टॉर्क होता है बराबर P क्रॉस E, ठीक है ना। सो आपके पास यहाँ पे टॉर्क P का दैट इज डाइपोल मोमेंट, है ना, E आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि होता है फोर्स × फोर्स आर्म, है ना, हमने इससे पहले पढ़ा था ना सर, टॉर्क जो आपके पास होता है बराबर ये किसके बराबर होता है, फोर्स × फोर्स आर्म, फोर्स × फोर्स आर्म, फोर्स आर्म मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर, फोर्स का क्या है सर न्यूटन, तो इसका न्यूटन मीटर आपके पास यहाँ पे यूनिट, ठीक है। ये आपसे ये प्रॉब्लम इजी है, उतना मुश्किल भी नहीं, ये टाइप की प्रॉब्लम आपको बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। तो ये हम कैसे टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक, बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर, ठीक है अभी तक, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है।
आपके पास मैक्सिमम टॉर्क, डायपोल आपके पास गिवन है, कैसा है ये चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यही चीज अगर मैं कह दूं, यही चीज अगर आपको कैलकुलेट करनी होती, अगर आपके पास मैं ही बोलूं, ऐसा हो सकता है कि बोला जाएगा कि डायपोल को हमने प्लेस किया है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ या 60 डिग्री, लेट्स सपोज थीटा आपके पास कितना है सर 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री तक किया होता है तो टॉर्क का वैल्यू कितना आ जाता है आपके पास, टाउ का वैल्यू आ जाता पीई साइन ऑफ थीटा, है ना सर। सो यू राइट टाउ का वैल्यू p into e का वैल्यू हमने निकाला है ना सर, p into e का वैल्यू निकला 8 into 10 raised power minus 12, so you write 8 into 10 raised power minus 12 sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो इसका हाफ आ जाएगा, इट विल बी 4 into 10 raised power minus 12 न्यूटन मीटर। तो अलग प्रॉब्लम क्यों करने की जरूरत है, इधर ही आप चेंज कर दो वैल्यू, थीटा डिफरेंट, आपके पास वैल्यू भी डिफरेंट आने वाला, ठीक है। आई बात समझ। अच्छा मुझे बता, अगर ऐसा पूछा जाता है बताओ मिनिमम टॉर्क कितना होता है मिनिमम टॉर्क 0। मिनिमम टॉर्क तब होता है जब थीटा होगा 0 डिग्री, मतलब डायपोल होगा अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डायपोल का जो आपके पास देखो ये आपके पास नेगेटिव चार्ज इसका और ये डायपोल का पॉजिटिव चार्ज, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो अलाइंड है सेम डायरेक्शन में, तो आपके पास थीटा 0 डिग्री होगा। मिनिमम टॉर्क जिसमें हमने बोला कोई रोटेटिंग इफेक्ट नहीं, पैरेलल है तो कोई रोटेटिंग इफेक्ट, फोर्स इधर नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क भी क्या आ जाएगा सर 0। तो ये चीजें इससे पहले बहुत बार पूछी गई कि अगर आपके पास डायपोल को, ये जो डायपोल आपके पास है, अगर आपने इसको रखा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है सर यूनिफॉर्म, तो क्या चीजें सही है, वहां पे ऑप्शन 4 गिवन होते हैं, नीट एग्जामिनेशन में या जी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सर क्या नेट टॉर्क आपके पास डिफरेंट फ्रॉम 0 होता है, डिफरेंट फ्रॉम 0 मतलब कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगा, है ना। एक केस ऐसा है जब थीटा 0 डिग्री वो रेयर केस है, लेकिन नेट टॉर्क आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा नेट फोर्स कितना होगा सर 0, हमने देखा नेट फोर्स 0 होता है, कब ये कब केस है, ये तब केस आपके पास है पॉसिबल जब आपके पास इसको किस में रखोगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा व्हाट इफ अगर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना आपके पास ये होगा नॉन यूनिफॉर्म, क्या होगा सर नॉन यूनिफॉर्म के माने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक जगह सेम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर सेम नहीं है, मुझे बता दो अगर आपके पास वो चार्ज इससे पहले रखा था, ध्यान रखना जब हमने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अब यहाँ फोर्स यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी वही जो फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे थी ना यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगी यहाँ और यहाँ इंटेंसिटी डिफरेंट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 यहाँ क्या होगा E2, तो यहाँ आएगा फोर्स Q into E1, यहाँ आएगा Q into E2, क्या ये सेम हो गए नहीं, क्योंकि E1 E2 क्या होगा सर डिफरेंट, तो ये ज्यादा मान लीजिए ये कम, तो नेट फोर्स आएगा ना, या ये ज्यादा होगा ये कम, नेट फोर्स भी आएगा और रोटेटिंग इफेक्ट भी आएगा, ठीक है ना। सो हम कहेंगे जब डायपोल को रखेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तब आपके पास नेट टॉर्क ये तो मालूम है डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड नेट फोर्स भी डिफरेंट फ्रॉम 0 आएगा, मतलब 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ वैल्यू रखेगा। ये बहुत बार पूछा गया, क्या अगर आप डायपोल को किस में रखोगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तब ऐसा क्या होगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा डायपोल क्या करेगा, डायपोल हमेशा एक्सपीरियंस करेगा नेट टॉर्क भी और नेट फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। सो डायपोल के रिलेटेड ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन क्लियर। अच्छा और क्या प्रॉब्लम आपको पूछी जा सकती है, देखो आपसे ये पूछा जाएगा, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, मान लीजिए आपके पास डायपोल के मतलब ये दो चार्ज आपके पास है, ये आपके पास एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ठीक है। और एक चार्ज इधर है, ठीक है। मान लीजिए +2 नैनो कूलम है, ये -2 नैनो कूलम है, ऐसा करते हैं -1 नैनो कूलम -1 नैनो कूलम, ठीक है। ये चार्ज ऐसे करके अलाइन, ठीक है। और आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि ये अलाइन करके they are aligned with each other, उनकी सेंटर्स
दे आर अलाइन, इनको अलाइन किया आपस में आपने क्या, एट एन एंगल ऑफ मान लीजिए 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मुझे बताओ नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, नेट डाइपोल मोमेंट तो कैसे फाइंड करेंगे बताओ। पहले डाइपोल क्या होता है सर, डाइपोल इट कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। आपको यहाँ लग रहा है कोई डाइपोल है, हाँ ना, ये क्या है +2 +2 नैनो कूलम, ये -1 तो अनइक्वल चार्ज, हाँ ये -1 नैनो कूलम, ये +2 तो डिफरेंट, नेचर तो अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है। ये और ये भी नहीं बन क्योंकि सेम नेचर का है, -1 नैनो कूलम -1 नैनो, तो बनेगा डाइपोल नहीं, लेकिन इसको बना सकते हैं, इससे पहले मैंने सिखाया। अब कैसे बना सकते हैं इसको, ऐसे हम मान लेंगे ये जो दो चार्जेस हैं इसको ऐसे, इसको +1 नैनो कूलम, इसको +1 नैनो कूलम, और ये आपके पास यहाँ पे दूसरा चार्ज है -1 नैनो कूलम, और एक रखा आपने इंक्लाइन करके दूसरा यहाँ पे वो भी -1 नैनो कूलम। We are inclined to each at an angle of 60 degree। अब ये एक डाइपोल बनेगी, ये भी एक डाइपोल बनेगा ना। सो इन दोनों की वजह से डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, हाँ डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगी ना। सपोज P -1 नैनो कूलम +1 नैनो कूलम, -1 +1 इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना सर। और वो भी P होगा क्योंकि -1 +1 -1 +1, ठीक है। अच्छा और एक चीज मान लीजिए ये डिस्टेंस है 2 mm, ये भी है मान लीजिए 2 mm, ठीक है। तो डिस्टेंस भी क्या सर सेम था, डाइपोल मोमेंट अगर डिफरेंट होता तो ये P1 होता, ये क्या होता सर P2 पर के, चलो डिफरेंट लेते हैं ठीक है, ताकि आपको भी समझ आ जाए। मान लीजिए 2 mm था, ये 4 mm, ठीक है ना। सो अगर ये P1 होगा इसका वैल्यू क्या होगा सर P2, ठीक है। और ये एंगल कितना है सर 60 डिग्री, है ना ये एंगल 60 डिग्री। आप इनका रिजल्टेंट क्या आएगा डायगोनल से, है ना, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाले को P2 को, है ना, और ये आपके पास P1 ऐसे, क्योंकि ये P2 इस डायरेक्शन में, P1 इस डायरेक्शन में, है ना सर। ये एंगल 60 डिग्री है। अब इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा सर, वो जो डायगोनल होगा, है ना सर, ये डायगोनल इनका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। अब पहले P1 फाइंड करते हैं, बताओ P1 किसके बराबर आएगा, डाइपोल मोमेंट, वन ऑफ द चार्ज, दोनों में से एक चार्ज क्या है 1 नैनो, नैनो का मतलब 10⁻⁹ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके दरमियान 2 mm, तो 2 into mm का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, तो ये आएगा 2 into 10⁻², है ना सर, शाबाश, ये आएगा कूलम मीटर। अच्छा P2 का वैल्यू बता दो, P2 का वैल्यू बता दो सर। P2 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, मान वन ऑफ द चार्ज क्या है 1 into 10⁻⁹, डिस्टेंस है 4 into 10⁻⁻3, ये इससे दुगना है ना। अगर मैं इसका वैल्यू P रखूं, क्या रखूं ये इसका दुगना है तो ये बनेगा 2P बनेगा ना सर, क्योंकि ये बनेगा 2 into 10⁻⁻², है ना, क्योंकि 4 है ना दुगना किसका 2 का, और ये 10⁻², तो अगर ये P है ये 2P होगा। अब नेट डाइपोल मोमेंट मुझे निकालनी है, आपको आसान है, कैसे निकालेंगे P नेट, आप बताओ कि P नेट आपको पता है, अगर दो वेक्टर्स हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is given by the diagonal of the parallelogram। और आपके पास किसके बराबर होता है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 P2 cos थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला पैरेललोग्राम का वेक्टर पड़ा हुआ है। तो ये आपके पास आएगा P1 का वैल्यू क्या है सर, P1 का वैल्यू है P, तो P स्क्वायर आ जाएगा, P2 का वैल्यू क्या है 2P, तो 4P स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अच्छा ट्वाइस P1 का वैल्यू है P, P2 का वैल्यू 2P, बनेगा 4P, बनेगा ना सर, 2 to 4, ठीक है, तो ये बनेगा 4P स्क्वायर शाबाश। cos 60 डिग्री 60 ना, वो कितना होता है 1/2, cos 60 डिग्री होता है 1/2, cos 60 डिग्री होता है सर 1/2। अब देखो 2 to 4, 4P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, 6P प्लस 1 is 7P स्क्वायर, आएगा √7 into P, √7 into P, तो आएगा √7। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू क्या है 2 into 10⁻⁻12 कूलम मीटर। ये प्रॉब्लम आपको नीट जैसे एग्जामिनेशन में या जेई जैसे एग्जामिनेशन में पूछी है, ठीक है। इवन कभी कभार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर उनको लट आई तो ये ऐसी प्रॉब्लम आपको पूछी जा सकते हैं। 3-4 मार्क्स का
आपके पास वहाँ पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। बोर्ड में तो 3 मार्क्स का, जेईई या नीट में तो 4 मार्क्स का। ठीक है, यह है समझ। तो सिंपल अगर ऐसा होगा आपके पास लगे कि डाइपोल नहीं बना है तो आप इसको सेपरेट कर दो। अब बता दो क्यों सेपरेट, ये डिस्टेंस तो ज्यादा आएगी, आप ये काम आएगी ज्यादा, क्योंकि चार्जेस कितने दूर होते हैं आपस में, बहुत ही नजदीक होते हैं ना, तो हार्डली मैटर करेगा ये डिस्टेंस पे। ठीक है, तो नियरली ये डिस्टेंस जो इससे पहले थी 4 mm, नियर अबाउट 4 mm ही रहने वाली है, और ये 2 mm था, ये 2 mm ही रहने वाली। ठीक है, आई बात समझ। ठीक है, फिर आपने P1 P2 निकाला, रिजल्टेंट कैसे, बाय डायगोनल ऑफ द परलेट। ठीक, आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपसे क्या पूछा गया, मान लीजिए आपके पास 3 चार्जेस है, आपके पास 3 चार्जेस है, दे आर एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। डू यू नो इक्विलेटरल ट्रायंगल? यस सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका हर एक साइड और हर एक एंगल क्या होता है सर, सेम। मान लीजिए आपके पास ये चार्ज Q, पहले ऐसे केस लेते, ये भी Q, ये भी Q, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पे A पोजीशन, ये B पे है और ये C पे है। आपसे क्या पूछा गया कि बता दो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है C पे कितना इलेक्ट्रिक। अगर ये डिस्टेंस ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। ठीक है, कैसे करें, हर एक साइड ऐड करेंगे। हर एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पॉइंट C का। कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको, कहाँ पे, पॉइंट C पे। तो कैसे करें सर, आसान है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होता है, K Q बाय R, ये तो पॉइंट चार्ज है ना, K Q बाय K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, आपको ऐसे याद होगा वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर ऐसा। ठीक है, आई बात समझ। अब मुझे बता दो अब ये चार्ज है ना जो कि यहाँ पे एक है, C पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से कुछ होगी, और B पे जो चार्ज है इसकी वजह से इधर होगी, है ना। मुझे C पे देखना है, ठीक है। तो मैं लिखूं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इधर C पे कितना होगा, आप लिखोगे K Q बाय A स्क्वायर, है ना सर। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट B, वो भी लिखोगे K चार्ज कितना है Q डिवाइड बाय डिस्टेंस है A स्क्वायर। अब मसला एक चीज है, दोनों का वैल्यू क्या होगा सर, सेम, क्योंकि ये भी है उतना ही, ये भी होता है। E अगर मैं रखूं ये भी कितना होगा सर, E। अब ये किस डायरेक्शन में होगा, ये किस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी इसकी, ये इसकी डायरेक्शन होगी ये, है ना सर, क्योंकि इसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी वजह से इस डायरेक्शन में। अब रिजल्ट कैसे निकालोगे, डायगोनल से, है ना सर, निकालोगे ना, यस सर, डायगोनल से। तो रिजल्ट यहाँ से आएगा, आप बता दोगे E एट पॉइंट C इतना आ जाएगा। अब आपको मालूम है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस ट्वाइस A इनटू B, E इनटू E इनटू cos ऑफ, कितना एंगल इनके दरमियान, कितना एंगल होगा ये, अरे इक्विलेटर में एंगल हर कोई 60 होता है ना, तो अगर इस वर्टिकली आप बोलते हैं एंगल ये भी 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री है ना सर। तो आप लिखोगे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर इज 2E स्क्वायर, क्या बात है, E इनटू E स्क्वायर 2E स्क्वायर, cos 60 डिग्री इज 1/2, 2 क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस E स्क्वायर इज 3E स्क्वायर, तो रूट 3 और E का स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है ना, तो आएगा रूट 3, E का वैल्यू है K Q बाय A स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक, आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर, क्योंकि आपने निकाला E A का वैल्यू E, E B का वैल्यू E और K Q बाय A स्क्वायर। अब वहां पे क्या आ सकता है आपको, 4 से 2 कूलम 3 2 कूलम 2 कूलम 2 नैनो कूलम 2 नैनो कूलम 2 नैनो कूलम और एक का वैल्यू भी गिवन होगा, आप फाइनली ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप शॉर्टकट फार्मूला भी याद रख सकते हो एंट्रेंस में, क्या, अगर 3 चार्जेस है इक्वल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे, ठीक है ना, तब
किसी एक चार्ज एक पोजीशन पे किसी एक कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों चार्ज की वजह से कितना होगा, मतलब अदर टू चार्ज की वजह से इधर या इन दोनों की वजह से इधर या इन दोनों की वजह से इधर, वो कितना होगा सर, वो √3 k³/a²। व्हाट इज k? 1/4 9 10 पर 9। व्हाट इज q? q का वैल्यू आपके पास जो चार्ज होगा, a इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी होगा, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल। ठीक है, आएगा। अच्छा, अगर ऐसा होगा कि आपके पास स्क्वायर गिवन है, अगर आपके पास ऐसा होगा कि स्क्वायर है, ये एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये तीसरा और ये मान लीजिए चौथा चार्ज। ठीक है, या मान लीजिए 3 कुछ यहाँ पे चार्ज रखा है Q, यहाँ रखा है Q, यहाँ रखा है Q। ठीक है, सो आपके पास मान लीजिए 3 चार्ज रखे हैं मैंने 3 पोजीशन पे, A पे, B पे और कहाँ पे, C पे। और D पे मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, D पे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और मैंने स्क्वायर पे रखा है। स्क्वायर का साइड अगर आपके पास गिवन होगा, मान लीजिए स्क्वायर का साइड है x, सीधी सी बात है, हर कोई x है, तो हर कोई एंगल होता है 90 डिग्री। तो कैसे करेंगे, अब बता दोगे ये जो चार्ज है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर है, k³/r है x। और आपको मालूम है कि आपके पास इसकी वजह से वो इस डायरेक्शन में है ना सर, मैं इसकी वजह से रखूं EA रखूं सर, इसकी वजह से EC रखूं सर, और उसकी वजह से भी होगा ना सर कुछ इस डायरेक्शन में, है ना सर, वो रखूं मैं सर, E क्या है वो B रखूं सर। अब ध्यान रखो, मुझे बता EA का वैल्यू कितना होगा, EA का वैल्यू आएगा k³/x। सब इसमें इसको E रखूं, क्या रखूं, अच्छा EC बताओ, C क्या आएगा, k³ क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे सर, ये भी आएगा x², वो भी E के बराबर आएगा। वाई? रीजन सेम है ना सर, क्योंकि डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, चार्ज क्या आ जाएगा सर, सेम। अब मुझे बता नेक्स्ट, ये डिस्टेंस वैल्यू कितनी है, अगर ये x है, ये x है, आपको पता हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आ जाएगा आपके पास √(x² + x²), वो √2x², तो √2 × x, √2 × x, ये पता है ना, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर होता है बराबर √2 × साइड, √2 × साइड, सिंपल है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इसको बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, है ना। सो आपके पास हाइपोटेन्यूज आएगा √(, इन दोनों का स्क्वायर, x² + x² = 2x², तो √2x रहेगा, √2 × x का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस मुझे बता दो, ध्यान रखो, अब मुझे निकालना है EB, वो आएगा k³ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, √2x का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा k³ √2 का स्क्वायर 2, स्क्वायर रूट कैंसिल, और x² 2x²। अच्छा, k³/x², E आएगा, तो E/2 आया E/2। अब ध्यान रखो यहाँ पे, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, EA और EC का आएगा ना इस डायरेक्शन में। सो मैं यहाँ पे था EA और यहाँ पे आपके पास है EC। बस यहाँ पे EA है और यहाँ पे EC, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, इधर से, है ना सर। यहाँ पे E मैं डैश E डैश मैंने रखा यहाँ पे, EA और EC का रिजल्टेंट बता दो किसके बराबर आएगा, √EA²। EA का वैल्यू कितना है E, EB का वैल्यू भी E, √EA², वो आएगा E² प्लस B² वो भी E² प्लस 2AB E × E² इनटू cos 90। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी कितना होगा सर, 90। cos 90 शून्य होता है, मतलब 0 होता है ना सर, तो ये 0 बनेगा। E² प्लस E² इज 2E², ये आएगा √2 × E, √2 × E। अब ध्यान रखो, इधर ध्यान रखना पूरा। EC और EA का रिजल्टेंट निकला इस डायरेक्शन में, निकला ना, वो रखा मैंने E डैश, क्या रखा, E डैश। अब
ई बी भी इसी डायरेक्शन में, ई बी भी। इसी डायरेक्शन। अब नेट क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन हाँ है ना सर, वो भी इसी डायरेक्शन, वो ई डबल डैश ए डबल डैश। वो आएगा सिंपली ई बी प्लस ई डैश, है ना, हाँ। क्योंकि ई बी भी इसी डायरेक्शन में, ई डैश भी इसी इसी डायरेक्शन, direction इन दोनों का ई बी का वैल्यू आपने निकाला e/2 कितना, e/2 और वो निकला √2e, √2 e e, तो आपके पास आंसर क्या निकलेगा 1/2 प्लस √2 और e निकलेगा कॉमन, कॉमन e का वैल्यू आपके पास है k3/x², x स्क्वायर k3/x² आपका आंसर। ठीक, कोई कंफ्यूजन, क्लियर, आई बात समझ, ये काफी है, ठीक है।